अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब। लेकिन आपको मुझे शाबाश देनी चाहिए क्योंकि मैंने आज से तकरीबन जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था तो उसके फ़ौरन बाद ही मैंने अपने व्लॉग में आपको ये खबर दे दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनने जा रही है, जो कि अब बन चुकी है, उस वक्त बनने जा रही थी। और उस वक्त ये चैमगोइयाँ थीं कि जो परवेज़ खटक हैं वो उनकी पार्टी में शामिल होंगे, जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि जहांगीर तरीन की पार्टी में वो शामिल नहीं होने जा रहे, बल्कि वो अपनी अलग से एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। और फिर आपको याद होगा कि बहुत ये चामगोइयाँ भी हो रही थी कि परवेज़ खटक जो हैं वो अपनी पूरे जो लोग हैं, अपने वज़रा हैं जो पीटीआई छोड़ चुके हैं, उन सबको मिलाकर नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि परवेज़ खटक जो हैं वो अपनी खुद की पार्टी जो है वो बनाना चाहते हैं। तो फाइनली जनाब उन्होंने नई पार्टी बना ली है। वैसे तो हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद, लेकिन उसकी जो तफसीलात हैं और कुछ इस तरह के इंकशाफात उन्होंने नियाज़ी साहब के बारे में किए हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। और साथ में ये कि कुछ पीटीआई के लोगों ने उनके वीडियोस को लीक किया है, जो कि मुबैना तौर पे बरहना वीडियोस हैं। और उसमें सबसे पहले जो पेश हैं वो हरीम शाह हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जनाब उनका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, एक वीडियो भी शेयर किया, फिर उसको डिलीट किया। उसकी क्या हकीकत और क्या सदाकत है वो भी आपके सामने रखूंगी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि 258वें आर्मी चीफ के जीएचक्यू के अंदर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके क्या मकासद थे और वहाँ पर क्या क्या बातें हुई हैं। और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपको देनी है। तो चलिए जनाब, टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले शुरू करते हैं परवेज़ खटक की नई सियासी जमात से। जैसा कि आप जानते हैं कि परवेज़ खटक ने अपनी पार्टी का जो नाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखकर और आगे जनाब उन्होंने नाम रख दिया पार्लियामेंटेरियंस, यानी कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। ये नाम रखकर उन्होंने न्याजी साहब के सीने पर मोंग दल दी है। न्याजी का भी इसके ऊपर जो है वो रद्दमल आया है। मैं उनका रद्दमल आपको सुनवाती हूँ, लेकिन पहले मैं पार्टी के बारे में आपको थोड़ी सी तफसीलात दे दूँ। सबसे पहले ये कि उन्होंने जो पार्टी का बाकायदा ऐलान है वो कर दिया है और एक मैरिज हॉल के अंदर उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया सारा। वहाँ पे लोगों को बड़ा बेहतरीन और शानदार खाना भी खिलाया, सबको सोफों पे बिठाया, खुद सोफे पे जनाब वो बैठे और वहाँ से बैठ के उन्होंने एक छोटा सा खिताब भी फरमाया। और उन्होंने कहा कि जनाब उनके साथ जो है वो 25 से 30 अफराद मजीद हैं जो उनका साथ देने को तैयार है। लेकिन इससे पहले जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी तकरीबन 60 या 57 लोग हैं जो परवेज़ खटक के साथ हैं, जिसमें कुछ लोगों के नाम लिए गए जिन्होंने तरदीद भी की। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम परवेज़ खटक के साथ नहीं हैं, हमने उनके साथ यानी न्याजी को नहीं छोड़ा है, हमने पीटीआई को नहीं छोड़ा है। कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ ने तरदीद की, कुछ ने तस्दीक की। लेकिन मेन बहरहाल जो खबर है वो ये है कि जनाब परवेज़ खटक जो हैं फाइनली उन्होंने अपनी नई पार्टी जो जिसके बारे में चैमगोइयाँ हो रही थी, जिसके बारे में लोग कह रहे थे पता नहीं ये सच है कि झूठ है, वो आपने अपनी आंखों के सामने देख लिया कि सच साबित हो गया। अब जनाब इसके ऊपर न्याजी साहब का रद्द-ए-अमल सामने आया है। न्याजी साहब जो हैं वो पेश हुए थे अदालत में और वहाँ पर जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि परवेज़ खटक ने अपनी जमात बना ली है, तो उन्होंने जो जंग खंदक है उसका जो रेफरेंस है उसको जाके मिला दिया किसके साथ, परवेज़ खटक के साथ। बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जंग खंदक या ग़ज़वा खंदक जो हुई थी उसके हक़ाइक़ कुछ और हैं और न्याजी साहब जो हैं वो कहाँ का रेफरेंस कहाँ पर जोड़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरा तो काम है जी आपको खबर देना। पास उनके पहलू में बुशरा बीबी बैठी हुई थी और बुशरा बीबी का जो इस्लामी टच है वो भी उन्होंने साथ साथ दिया और क्या कुछ कहा उन्होंने खुद ही सुन लीजिए। तो शराजा 20 साल लगे आपको, तो क्या कहते हैं? देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब जंगे खंदक हुई ना, 1 महीने की वो जंग थी, तो जब जंग खत्म हुई तो एक आयत आई नबी के लिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपको पता चल गया कि आपके साथ कौन ईमान वाले लोग थे और कौन जिनके ईमान कमजोर थे, जो मुनाफिक थे। तो ये तो एक किस्म का अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारे लिए जो जंग, ये मुश्किल हालात हैं, इसका जी। तो अब जब न्याजी साहब का रद्द-ए-अमल आया तो उसके ऊपर परवेज़ खटक का भी रद्द-ए-अमल आया और परवेज़ खटक ने ज़ाहिर बात है क्योंकि नई पार्टी बनाई है तो बहुत सारे लोग उनको इंटरव्यू में भी ले रहे थे कि जनाब आप अपना नैरेटिव दें। तो परवेज़ खटक ने जो अपना नैरेटिव दिया है वो मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाती हूँ। उसमें जो मेन पॉइंट्स जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। सबसे पहले जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, परवेज़ खटक ने कहा कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है।
तो जनाब मैं किस मर्ज़ की दवाओं रोज़ाना आपको बताती नहीं हूँ कि कौन कौन सा झूठ है, हर झूठ को मैं सबूत के साथ आपके सामने पेश करती हूँ। तो अब मेन बात यह है कि अब तो परवेज़ खटक ने भी गवाही दे दी, इससे पहले फयाजुल हसन चौहान ने गवाही दे दी, जहांगीर तरीन ने, अब्दुल अलीम खान ने, फिरदौस आशिकवान ने और कितने सारे लोगों ने इस पर गवाही दी है। अब उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया विंग है वो बहुत ज़्यादा झूठ से भरा हुआ है, ये झूठ फैलाते रहते हैं, और साथ में आगे जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े ख़तरनाक थे। उन्होंने कहा कुत्ते भौंकते रहते हैं, कारवां चलता रहता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की मैं को शिकस्त दूंगा, मैं इमरान खान की मैं को शिकस्त दूंगा। और तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि पीटीआई ने क्यों इलेक्शन के वक्त जो है वो वक्त ज़ाया किया, ये बहुत बड़ा राज है, जब राज खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि पीटीआई का असल में प्रोग्राम था क्या। अब यहाँ पर मैं उनके कुछ क्लिप्स आपको सुनवाना चाहती हूँ जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं। जो सबसे पहले मैं आपको उनका क्लिप सुनवाना चाहती हूँ, उसमें परवेज़ खटक ये कहते हैं कि आपको याद होगा पिछले दिनों में जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी और न्याजी साहब के साथ मिलकर ये लोग बातचीत करने के ऊपर आ गए हुए थे, और न्याजी साहब की तरफ से परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी ये लोग पेश होते थे, साथ में फवाद चौधरी भी होते थे। तो उस वक्त की जो मुलाकातें हैं उनके बारे में बात करते हुए परवेज़ खटक ने ये कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि हम जब जाते थे और हम जब निगोशिएशंस करते थे और निगोशिएशंस के मुकाबले में उसके मद्दे मुकाबिल हमें तारीख भी मिल जाती थी कि ठीक है जी फ़लाँ डेट रख लेते हैं इलेक्शन की। तो न्याजी साहब यही चाहते थे ना, टीवी पर आकर न्याजी साहब जो हैं वो लोगों को यही गुमराह करते थे ना कि हम इलेक्शंस चाहते हैं और पीडीएम इलेक्शंस नहीं होने दे रही। तो उसका जो बड़ा राज खोला है परवेज़ खटक ने, उन्होंने ये कहा है कि हमें तो 4 जो मौके हैं वो मिले थे कि जनाब इलेक्शंस करवाए जाएँ, लेकिन न्याजी साहब को जब भी आकर हम बताते थे तो न्याजी जो है वो इनकार कर देते थे। तो मैं हैरान होता था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि टेलीविज़न पर आकर वो ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, इलेक्शंस करवाए जाएं, और जब हम इलेक्शंस की डेट जाके बताते हैं तो वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। तो इसके पीछे का जो राज है वो कहते हैं कि जब सब लोगों को पता चल जाएगा तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। मतलब इस्टेब्लिशमेंट को तो बता चुके हैं, लेकिन आम आवाम को अभी उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन पे ये नहीं बताया। लेकिन वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मैंने मेरी कोई किडनैपिंग नहीं थी, चूंकि इमरान खान ने हमें इजाजत दी थी कि मेरी तरफ से आप बात करें। हम बात करने गए थे, उससे इतना हवा बन गया, डिस्कशन हुई, और फिर जब हमें हकीकत पता चली कि इस मुल्क में क्या हो रहा है तो हमने अपना फैसला कर लिया था कि ये हम इंतशार नहीं चाहते, जमहूरी मुल्क है। आज भी मैंने अपना इंटरव्यू में कहा है, जो अभी आ जाएगी, कि इस मुल्क में हम सियासत करने आए हैं, लोगों की खिदमत करने आए हैं, और 4 दफा हमें मौका मिला कि इलेक्शन मिले। तो मैं हैरान था कि अब इलेक्शन हम चाहते भी हैं और उससे फायदा भी नहीं उठाते, तो इसके पीछे राज क्या है। मैंने ये क्वेश्चन पाकिस्तान के अवाम पे छोड़ दिया कि कैसी सियासी पार्टी है कि 4 मौके मिले और उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, अब हम चलते हैं परवेज़ खटक के अगले पॉइंट की तरफ। तो परवेज़ खटक ने ये कहा कि न्याजी साहब बहुत ही ज़्यादा मगरूर शख्स हैं। ना सिर्फ वो मगरूर हैं बल्कि वो एरोगेंट हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही सेल्फिश और फुल ऑफ हिमसेल्फ हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी दूसरे शख्स को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वो खुद को ही बस लीडर मानते हैं। वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई दूसरा शख्स जो है पार्टी में उसका नाम आगे बढ़े। वो क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। या गुरूर है कि वो समझते हैं कि ये कोई जाता है, फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एक वर्कर हमसे जाता है, हमें नींद नहीं आती। तो ये कैसे लोग हैं कि ये इनको किसी की इज्जत के ख्याल ही नहीं है कि ये हमने की खिदमत की, और मेरे पास कोई एहसान नहीं है। ये याद रखें, मुझे चीफ मिनिस्टर उन्होंने अगर बनाया, मेरे बगैर ये हुकूमत बना नहीं सकते थे। हम 99 में 35 सीट जीते थे, मेरे बगैर बन नहीं सकती थी। मैंने आज़ाद शामिल किए, मैंने जमात इस्लामी को साथ मिलाया, शेरपाव को मिलाया, और एक हुकूमत मैंने अपने से ही बनाया। जब मैंने पार्टी को कामयाब किया तो हमें सही लाइन पर कर दिया। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि किसी को ये आगे बढ़ने नहीं देता, लीडरशिप बनाने नहीं देता, बस मैं ही मैं हूँ। तो मैं का गुरूर अल्लाह ही इसका हिसाब देगा। परवेज़ खटक सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, बल्कि परवेज़ खटक ने यह भी कहा कि जनाब न्याजी साहब को बड़ा गरूर है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी बड़ी मकबूलियत है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मकबूलियत मेरी वजह से है क्योंकि सारे काम तो मैंने किए थे। अब यहाँ पर कुछ बातों से मैं परवेज़ खटक के एग्री करती हूँ, कुछ से मैं डिसएग्री करती हूँ। उन्होंने कहा कि जी न्याजी साहब जो है वो हमें सड़कें बनाने से रोकते थे, पुल बनाने से रोकते थे, हमें तरक्याती कामों से रोकते थे। वो कहते थे कि यूरोप में ये कहाँ होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैंने BRT बनाया, मैंने मिलियन ट्री मंसूबा बनाया, जंगलात हमने लगाए और सवात मोटरवे भी हमने बनाई। तो जनाब मैं आपको बता दूं कि अगर उन्होंने BRT बनाया तो BRT कौन सा सही बनाया, पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा चढ़ाया,
परवेज खटक ने माशाल्लाह अपनी क्या स्किल्स का मुजाहरा किया कि बीआरटी के ऊपर तो आज तक पैसा लग रहा है, उसके ऊपर जो सूद की मद में पैसा है, आप सोचें कि पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर कितना बड़ा बोझ है, उसका अगर ये ले रहे हैं क्रेडिट तो मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए। ये इस बात पर मैं एग्री नहीं करती। और जो बिलियन ट्री मंसूबा है उसमें भी आपके सामने हमने वो पूरी करप्शन रखी कि किस तरह से इनके वकला ने, कि किस तरह से इनके वज़रा ने खुद गाड़ियां ले ली, और जो है इन्होंने बिलियन ट्री मंसूबा जो है वो सिर्फ फोटोशॉप के जरिए जो है ना खाली पहाड़ी दिखा के और आफ्टर एंड बिफोर दिखा के ये भरी हुई पहाड़ी है, यहाँ पे हमने दरख्त लगा दिए हैं जी। वो ख्वाबों में लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं, वो जाके इंडिया के ग्रेटर नोएडा में लगा दिए हैं, कहाँ लगा दिए किसी को नहीं पता। तो बहरहाल मैं इस बात से एग्री नहीं करती, लेकिन क्या कह रहे हैं परवेज खटक खुद ही सुन लीजिए। मुझे यकीन है, अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। हमने एक साफ सुथरी हुकूमत की है, हर जिले में पता सारे सूबे में हमने क्या डिलीवर, हमने रिफॉर्म्स किए, एजुकेशन में, हेल्थ में, पुलिस ठीक की, लोगों को डिलीवर किया। तो ये जो हमने सूबे में किए, ये इंसाफ कार्ड मैं लेकर आया हूँ, बिलियन ट्रीज हमने कामयाब की, बीआरटी हमने बनाई, ये तो खिलाफ थे, स्वात मोटरवे मैंने बनाई। तो ये तो इन चीज़ों के खिलाफ थे कि डेवलपमेंट मत करो, इस पर वोट नहीं मिलता। और मैं ये पता है कि हमें क्या मिसालें मिलती थी कि अमेरिका में, यूरोप में तो कोई सड़कें नहीं मांगता। तो इतनी अकल नहीं इन लोगों को कि वहाँ तो सब कुछ पूरा है, वहाँ पानी का मसला नहीं है, रोड का नहीं है, स्कूल का। तो मैंने इनको कहा कि हमें यूरोप बना दो तो हम नहीं कुछ मांगेंगे। तो यहाँ पर सोच ही अलग है, एक ही मैं हूँ और आगे कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह इस मैं को हम शिकस्त देंगे जी। तो परवेज खटक की बात भी आपने सुन ली, परवेज खटक की जो नई पार्टी है उसकी कहानी भी आपने सुन ली, न्याजी साहब का रद्द-ए-अमल भी आपने सुन लिया। अब आगे चलते हैं जनाब जी। तो न्याजी साहब मुल्क से बाहर भागने की मुकम्मल कोशिशें करके तैयार होकर बैठे हुए हैं, और न्याजी साहब के बारे में अब्दुल्ला हमीद गुल जो हैं वो क्या बता रहे हैं आप खुद ही सुन लें, क्योंकि ये खबर मैंने आज से 2 महीने पहले भी आपको दे दी है। न्याजी साहब जो लोगों के सामने आकर जब वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाते हैं तो उसमें वो ये दावा करते हैं कि मैं पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं क्यों छोड़ के मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अंदर खाते वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जैक गोल्डस्मिथ को, जमाइमा की फैमिली को, उन्होंने सऊदी अरब को, उन्होंने इसराइल को, उन्होंने किस को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। क्या कह रहे हैं हमीद गुल, खुद ही सुन लीजिए। किए गए तमाम इंटरनेशनल प्रेशर को रद्द किया गया। इमरान खान साहब बाहर जाना चाहते थे, पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, उन्होंने बाकायदा ये कोशिश की, उन्होंने इसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद को डालने की कोशिश की, उन्होंने इसमें जैक गोल्डस्मिथ की जो है मदद हासिल करने की कोशिश की, रॉथस्चाइल्ड फैमिली की जो है वो कोशिश की गई। लेकिन नतीजा ये निकला कि यहाँ एक सोच ये है कि अगर गैर मुल्क चले जाएंगे तो वहां बैठ के कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो जो बाहर के ममालिक के लोग जो पहले ही मासूम पाकिस्तानी, जिनको बुरी तरीके से अपने पर्सनल जो पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आज भी वो कोशिशें जारी हो रही हैं कि गजब खुदा का कि पाकिस्तान के मुतल्लिक, रियासत के मुतल्लिक एक पूरा टारगेट किया जा रहा है, एक फ्रेम किया जा रहा है केस, जिसकी इब्तदा अंदलीब अब्बास साहिबा से शुरू होती है, जो बाकायदा एक वीडियो बनाती हैं जिसमें बताती हैं कि ये एक है एप्लीकेशन, आप इसको यूएन के अंदर, आप इसको जो है जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके। अब जनाब न्याजी साहब जो हैं वो भागने की तैयारी में हैं और उन्होंने सारे खानदानों को भी शामिल कर लिया है, और दूसरी तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको जाने नहीं दे रही, उनको सेफ साइड नहीं दे रही, उनको रास्ता नहीं दे रही। और दूसरी तरफ जो है वो 8 लोग न्याजी साहब के खिलाफ अब वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं। फैसल वाउडा ने आकर बता दिया है, क्योंकि वो उनके साथ इन कांटेक्ट हैं और इस प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं। नदीम मलिक के शो में क्या कहा फैसल वाउडा ने, खुद ही सुन लीजिए। आपकी जमात से, फॉर्मर आपकी पार्टी पीटीआई से खबर यह है कि कोई 8 लोग हैं जो वादा माफ गवाह मरेंगे। कितनी सदाकत है इसमें? 8 लोग, एक नहीं 8 लोग। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि ऐसा पाकिस्तान में होता रहा है, लेकिन देखिए 8 लोग वादा माफ गवाह बनेंगे। देखिए नदीम मलिक साहब, 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे पहले बताएं, वादा माफ गवाह बनेंगे आपकी जमात से लोग, फॉर्मर पार्टी? हाँ, बिल्कुल बनेगी। कितने? मुझे इसमें कोई शक नहीं है। वो उसमें मुझे नहीं पता कितने लोग वादा माफ गवाह बनेंगे, लेकिन ये बात मुझे कह सकता हूँ कि एक आध बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी जो है पाकिस्तान की खिदमत के लिए मेरा दिल कहता है वो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान की खिदमत के लिए, क्योंकि ये इट हैज टू बी फ्रॉम द टॉप टीयर। जिन्होंने इमरान खान का जो कोर कमेटी थी ना, उसमें से कोई एक बंदा आएगा जो ये काम करेगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब के वजीर आजम हाउस के कमरे के अंदर जो फैसले और एग्जीक्यूशन थी उसमें जिसका रोल था वो सबसे ज्यादा वो तो फिर
तो जनाब आपने सुन लिया, अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। आपको पता है कि अभी तक जो इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे वो ये समझ नहीं आ रही थी हुकूमतों को कि हमने पुरानी मर्दमशुमारी के अकॉर्डिंगली चलना है या न्यू के अकॉर्डिंगली चलना है। तो अब उनका जो आपस में अलायंस हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये सोचा है कि जो पुराने वाली है उसी के अकॉर्डिंगली अभी हम फिलहाल चलेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स के जो अदाद शुमार हैं उनको फाइनली जारी कर दिया है और इलेक्शंस होने वाले हैं। मुल्क में टोटल जो वोटर्स की तादाद है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, 12,60,66,874 है। ये टोटल हमारे पाकिस्तान के वोटर्स हैं और इसमें जो खवातीन की तादाद है 5,79,67,259 है और मर्द वोटर्स की जो शरह बन रही है उस हिसाब से वो 54.2% बन रही है और खवातीन की जो शरह बन रही है वोटिंग की वो 45.98% बन रही है। और इस्लामाबाद के अंदर जो वोटर्स की तादाद है वो 10,35,387 है और पंजाब में जो वोटर्स की तादाद है वो है जी 7,16,06,378। सिंध में वोटर्स की जो तादाद है वो 2,65,29,136 है और खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त वोटर्स की तादाद है वो 2,16,21,211 है और बलूचिस्तान में जो वोटर्स की तादाद है वो टोटल 52,74,761 है। जो इस वक्त मैंने अब तक के अदाद शुमार हैं वो आपके सामने रख दिए हैं। अब जनाब दो खबरें रह गई हैं, एक ये कि परवेज़ खटक का जो है कोई बेहुदा वीडियो जो है वो लीक हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी क्या हकीकत और सदाकत है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। हरीम शाह का ये स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब ये अपनी ट्वीट को डिलीट कर चुकी हैं लेकिन मैंने इसको सेव कर लिया था अपने ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट से। उन्होंने एक कमज़ोर सी टांग की वीडियो लगाई और कहा कि हेलो परवेज़ खटक और मैं जल्द ही तुम्हारा वीडियो जो है वो लीक करने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखा दूं कि स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको जो दूसरा स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है ये दरअसल इस शख्स ने पोस्ट किया था। ये किसी और शख्स की तस्वीर है जिसको परवेज़ खटक के साथ मिलाकर पीटीआई के लोग जो हैं वो अब उनके खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं और कोई भी फेक या एआई के थ्रू बना हुआ झूठा वीडियो लाकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि परवेज़ खटक जो हैं वो इस तरह की शख्सियत थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीटीआई को जो भी छोड़ के जाता है उसको फिर ऐसा बदनाम किया जाता है कि वो ये नहीं सोचते कि जिसको हम बदनाम कर रहे हैं वो हमारी ही पार्टी का हिस्सा रह चुका है और लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा जो है इसके बारे में आपको बताना मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं उनके कमेंट सेक्शन में और इधर उधर मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि जनाब ये परवेज़ खटक का भी वीडियो लीक हो गया, उसके बारे में हमें बताएं, तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं जनाब जी फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है 258वीं, उसकी तफसीलात क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो जनाब सबसे पहले जो कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जो हमारे जितने भी शहदा हैं उनको मुसलसल कुर्बानियों के नतीजे में ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। ख़ासतौर पर जो पिछले महीने से आप सुन रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमारे जितने फौजी भाई जो हैं वो जितने भी शहदा जो उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में ख़ास तौर पे जो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है ये हुई है क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर का जो गुस्सा है वो यहाँ पहुँच गया। उन्होंने अफ़गानिस्तान के बारे में खुल के बात की, उन्होंने कहा कि हम ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर जो कल अदम तंजीमें पाकिस्तान से बैठ कर सब कुछ कर रही हैं, जिनको यहाँ पर बसाने वाले, जिनको यहाँ पर सेटल करने वाले, रीसेटलमेंट करने वाले उनके न्याजी साहब थे। अब जनाब शुरका को दाखिली सलामती के अमूर के माहौल के बारे में भी तफसीली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आगाह किया गया और जो कालादम तंजीमें और दीगर ग्रुप्स हैं उनको पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहें और कार्रवाई की आज़ादी और दहशत गर्दों को जदीद हथियार और उनकी दस्तियाबी और पाकिस्तान की सलामती को मुतासर करने की जो बड़ी वजूहात हैं, इन सब चीज़ों पे बात हुई। ना सिर्फ ये कि बल्कि फ़ोरम में फ़ौज के ऑपरेशनल जो तैयारियां हैं उन पे और तरबियती पहलुओं पे बात हुई और आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मारूजी तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है और हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको पता होगा वो आसिफ गफूर जो हैं उनके ऊपर आजकल बड़ी तनकीद चल रही है और कहा जा रहा है कि उनसे नहीं संभाला जा रहा, उनको क्यों लीडर बनाया गया, उनके मतलब, लेकिन ये गलत बात है। अगर कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने वाला है या माजी में कुछ भी कर चुका है लेकिन अगर उसकी एक्सपर्टीज़ हैं और वो उसको सही तरीके से चला रहा है तो फिर उस पर बेजा तनकीद तो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल फ़ोरम को हुकूमत की इक़्तिसादी बहाली के मंसूबे और खसूसी सरमायाकारी सहूरत काउंसिल के दायरा कार में ज़राअत, IT, कानकनी, मादनियात और दफाई पैदावार के शोबों में फ़ौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने जो
नया इकनॉमिक जोन है उसकी बुनियाद रखी है आसिम मुनीर ने, ग्रीन पाकिस्तान, और उसके तहत जो कानकनी मादनियात और दफाई पैदावार और IT सेक्टर है उससे जो पैसा हासिल होगा, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी, उसके बारे में भी ब्रीफिंग्स दी गई और शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के लिए मनसूबा बंदी और हिकमत अमली के इक़दामात को पाकिस्तानी अवाम की मजमूई भलाई के लिए हर मुमकिन तकनीकी और इंतज़ामी मुआवनत जो है वो फराहम की जाएगी। मतलब इस वक्त फ़ौज और हुकूमत जो है वो एक पेज पे है और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो है वो सोचा जा रहा है। तो जनाब ये थी आज की तमाम खबरें। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि परवेज़ खटक ने जितने भी बयानात दिए हैं, उन्होंने न्याज़ी साहब की मैं को मारने की बात की है। उन्होंने कहा कि न्याज़ी साहब ने जो 4 दफ़ा इलेक्शंस के मौक़ों को जानबूझ के ज़ाया किया है, अगर इसके पीछे का राज लोगों को पता चल जाए तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। और उन्होंने कहा कि मैं इस एरोगेंट शख्स की मैं को मारूंगा। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नई पार्टी बनी है, क्या ये खुशाइन बात है या उनको नून लीग में शामिल होना चाहिए था? इसके बारे में बताइएगा। और परवेज़ खटक की जो झूठी फेक वीडियोज़ को लीक करके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बारे में भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि न्याज़ी साहब जो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बाहर के मुल्क में चले जाएं और उनकी ये चीज़ें मानी नहीं जा रही, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और 8 लोग न्याज़ी के ख़िलाफ़ जो हैं वो वादा माफ़ गवाह बनकर अब सामने आने वाले हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।